बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। टाउन प्लानिंग को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो होती हैं और कई बार हम उन पर बात करना चाहते हैं लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और इसीलिए आज हमने अपने मेहमानों को यहाँ पर बुलाया है ताकि हम उनसे बात कर सकें। अक्षय रथ के बारे में मैं आपको बता दूं, इकोएक्स जो उनकी कंपनी है वो वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करती है, और ये आज के डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शहरीकरण के दौर में भी है। साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या छूट रहा है, क्या मिस हो रहा है जिस पर हम बात भी नहीं कर पाते, और जब तक हम उस पर बात नहीं करेंगे हम आगे बढ़ेंगे कैसे, हम उस फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करेंगे जिस पर हमारा आज बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जेनजी का दौर है। अगर उनकी समझ में नहीं आया तो सवाल उठाने में और सड़कों पर उतरने में वो देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेती हूँ दीक्षु कुकरेजा जी आपके साथ, क्योंकि आप एक टाउन प्लानर हैं, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं और आने वाले आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होंगे भी। आज के टाइम में जब अर्बनाइजेशन एक बहुत चैलेंज है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जिस पर आप लोग हर दिन जूझते होंगे, कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग, और बेहतर फ्यूचर के लिए उस पर बात करनी आज क्यों ज़रूरी है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू दिस वंडरफुल इनिशिएटिव दैट यू आर टेकिंग। 20 साल से मैं यही सोच रहा हूँ कि कब हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ास करके अर्बन प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो एटलीस्ट टुडे दैट्स बिगनिंग टू हैपन एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। एंड अगर हम बात करें विकसित भारत की, तो विकसित भारत का रूप तो तभी क्रिएट हो सकता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक देश का स्केलेटन होता है, एक बैकबोन होता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो देश भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है, तभी तरक्की हो सकती है, तभी डेवलपमेंट हो सकती है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इस मोड पे जहाँ हम खड़े हैं, वेयर वी आर टॉकिंग इन द नेक्स्ट 20, 25 और 30 ईयर्स वील बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, वी हैव टू सी कि इसके पैरामीटर्स प्रॉपरली सोचे जाएं, विच मीन्स जो हमारी सिटीज़ हैं उनकी किस तरीके से अर्बन प्लानिंग की ज़रूरत है। और अब जो मैं बार बार ये बात उठाता हूँ कि सिर्फ शहरों पे ही ध्यान देने से नहीं सोल्यूशन निकलेगा। इफ़ वी आर अ 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हैं, और साथ ही साथ जो हमारे छोटे छोटे नगर हैं, टाउन्स हैं, और साथ में ऑफ कोर्स देन विलेजेस, हर जगह डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो जब तक ये नहीं लिया जाएगा, सिटीज़ के ऊपर इतना प्रेशर रहेगा कि वो कभी भी कैचअप मोड में ही रहेंगे हम हमेशा। तो एक होलिस्टिक अर्बन प्लानिंग की देश भर में ज़रूरत है। और उसके लिए किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं इस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन अक्षय जी आपके पास मैं आती हूँ। हमारे शहर में जब हम घरों में होते हैं तो हमें घर साफ सुथरा चाहिए, घरों से बाहर निकलते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। ऐसे में वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी है और एक चैलेंज तो हमारे लिए है ही। कैसे हम उससे निकले बाहर, या फिर ये कितना चैलेंजिंग अभी भी आज के दौर में भी है जब हम इतने एडवांस हो गए हैं? Primarily, we all know, which is the fundamental truth, and really can help to address waste management is source segregation. ये हम सबको पता है, बट ऑडियंस कैन टेल मी कितने किचन में आपके पास वेट और ड्राई वेस्ट के लिए 2 बिन है। आप RWA में यह वे प्रोविज़न, आप अगर उसको सेग्रीगेट करके रखते हैं, फिर म्यूनसिपैलिटी गाड़ी या वेंडर गाड़ी आता है, उसको मिला के फिर एक गाड़ी में डाल के ले जाता है। सो इवन इफ वी नो दैट हाउ फंडामेंटल no requirement for source segregation, even though they fail to implement it. So that is something where companies like me do creative awareness classes, we do capacity building classes, also help people to understand what is the importance of source segregation and what way it will impact the circular economy and make more valuable waste ready for recycling. Part 1. Part 2, वेस्ट मैनेजमेंट के जब आप कोई शहर के बारे में सोचते हैं या गांव के बारे में, प्राइमरीली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वेस्ट विच गेट जनरेटेड एवरी डे ना डेली बेसिस। वन इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम रोड का सफाई करते हैं, झाड़ू देते हैं, उसके बाद जो डस्ट निकलती है वो एक बड़ा पार्ट है। सेकेंड इज ड्रेनेज से निकलती है जो आपके सिल्ट और स्लज। थर्ड हो गया ऑल टाइप्स ऑफ अदर मटेरियल्स, सॉलिड मटेरियल्स। तो सेग्रीगेशन अगेन इस चीज़ों में होनी चाहिए। कहाँ कहाँ होगा? RWA लेवल में, हाउस होल्ड लेवल से हुआ, फिर म्यूनसिपैलिटी डंप यार्ड में हुआ,
फिर म्यूनसिपलिटी का मोर सोफिस्टिकेटेड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज व्हाट वी कॉल MRF फैसिलिटी में हुआ. फिर फाइनली इट गोज टू द लैंडफिल व्हाट एवर इज इनर्ट एंड नॉट यूजफुल. वहाँ भी प्रोसेसिंग प्लांट लगा के वहाँ से बहुत सारी चीज़ें तैयार किया जाता है विच आर वेरी वेरी वैल्यूएबल. वन एग्जाम्पल इज RDF, reduced derivative fuel. So that goes to as a alternate fuel to cement plants, paper plants, help them to burn in their kilns, and also in creating steam to run their boilers. Other than this part, typically if you segregate the entire waste which are impacting a city or town, primarily the main culprit is plastic waste. And in plastic waste, as per government guidelines and categorization, the category which is really impacting very badly for our environment as per as city urban design is multi-level packaging. That's MLP what we call, wherein there are multi-level of packaging. One is at least plastic and one is not other than plastic. So it could be a 3-layer or 4-layer like aluminum foils, like paper and plastic what you get in Tetra Pak. These are some kind of plastic or packaging which doesn't have any value. So this is not been picked by rag pickers, this is not taken by collectors. So where does they land? They land to choke your drains and they create havoc. And ultimately it goes to the riverine system by impacting the aquamarine life. So the answer to such a culprit, there are 3 levels of action plans which government has done. One is they have created something called EPR, Extended Producer Responsibility. If people are not aware of this, the very simple words. EPR is a law mandated by Government of India, monitored by Central Pollution Control Board, which states that if you are a producer, importer or brand owner using plastic packaging for selling your products, it is your extended responsibility to collect back and recycle that many quantity of plastic you are using, if they are recyclable. If not, they have to be incinerated in designated entities registered by Central Pollution Control Board. It could be a cement plant, it could be a waste to energy plant, waste to oil plant, paper plant, so on and so forth. Okay. So by doing this, they have integrated almost part of 58,000 entities, part of EPR portal, which is run by CPCB. And that is purely helping at MRF level to segregate valuable waste and non-valuable waste, and directing the valuable waste to be part of circular economy by enhancing the sustainability, by improving the product design, so on and so forth. But last but not least is, somewhere we are lacking the proper collection mechanism for category 2 and category 3 plastic, that is flexible plastic and MLP plastic. So if you look at the total statistics as per CPCB portal, we are generating something like 4.2 to 4.3 million tons of plastic waste, out of which 1/3 will be the MLP, and maybe around 1.2 million tons are category 2 flexible plastic. We do not have a collection mechanism in place to feed the recycling happening for category 2 and category 3. Sir. Category 1 is age-old process where PET bottles is part of it, SDP is part of it, and they make granules and fibers. But category 2 and 3, definitely there is a problem, and this problem somehow being addressed by CPCB slowly, and this new EPR implemented portal is gearing up, and there are a lot of EC violation being noticed and penalized. I do lot think of challenges also, sir. उस पे मैं आती हूँ, उस पर हम बात करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है. दीक्षु जी, आपसे मेरा सवाल है. स्मार्ट सिटीज़ की जब बात होती है तो हर किसी का मन होता है कि हम उसका हिस्सा हों, लेकिन क्या अभी भी स्मार्ट सिटीज़ सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या फिर एलीट क्लास तक ही सीमित रह गया है? उसे एक मतलब इस तरीके से समाज में उसका बंटवारा करना कि वो हर किसी की पहुँच तक पहुँचे, मुमकिन नहीं है क्या? मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो कुछ नहीं है. ज़रूरी ये समझना है कि स्मार्ट सिटीज़ आई थिंक कैन बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेड बाय स्मार्ट सिटीजन्स. So I think the imperative aspect we need to look at is that what you spoke about also, कि how much when you talk about waste management, कितना लोगों में awareness रहती है. तो I think there needs to be at different levels, right from school education
all the way through community participation, smart citizenship has to come, which means कि हम एक एक इंसान, एक एक citizen उस शहर का वो देखे कि उनकी भी क्या जिम्मेवारी है. Only a top-down approach cannot percolate all the way through. आपने बात करी थी घर पे सफाई ना रखना. So that has to happen. Like I said, A is awareness, and B is also sensitivity. We need to understand that वही जो कचरा आपने कहा घर हम अपना साफ रखते हैं और बाहर immediately बिना सोचे सीधा आके बाहर फेंक दिया जाता है. That thought process has to change. So waste management is one of the aspects, but I would say smart city की अगर बात करें तो it's also about smart connectivity. Sustainability में जो हम बात करते हैं आजकल मेट्रो स्टेशंस आ गए हैं, मेट्रो नेटवर्क आ गया है, बट जब तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं होगी तो पीपल विल नॉट बी एबल टू यूज़ पब्लिक ट्रांजिट. आज की डेट में अगर हम इस खिड़की के बाहर देखेंगे तो पोल्यूशन, व्हाट एन इम्पॉर्टेंट problem that has become, what a challenge it has become. तो अगर हम cities की development करेंगे और smart cities की भी बात करेंगे, how can we talk about cities where 3 months of the year we are talking about we can't breathe, and the next 3 months we'll say there'll be no water in the city. So these kind of problems we have to overcome. And that can only happen when it happens at different levels, which means government policy making, it means community participation, and it means awareness of the future generations through schools and college education and sensitivity at that level. जब ये multi-pronged approach रहेगी, तभी हम बात कर सकते हैं कि actually हमारी cities smart हो रही हैं और सबके लिए हो रही है. Not just let's say for a certain class of people, but सबके लिए हो रही है. सो ये अप्रोच इंफ्रास्ट्रक्चर में आनी बहुत ज़रूरी है और तभी हमारी सिटीज़ भी हेल्दी रह सकती हैं. अदरवाइज़ हम बात तो कर सकते हैं फ्लाईओवर्स की और मेट्रो नेटवर्क्स की, और हर साल बजट में अनाउंसमेंट्स होंगी, अखबारों में और आपके मीडिया नेटवर्क में बात करी जाएगी कि ये इनॉग्रेशन हो गई, इस फ्लाईओवर, इस सड़क की, इस ब्रिज की, बट व्हाट अबाउट द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द सिटी. उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सेंसिटाइज हों और तब मैं मानूंगा कि यस हमारी सिटी स्मार्ट हो रही है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्मार्ट सिटीज़, अक्षय जी आपसे मेरा सवाल है, स्पेशली जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, जैसा यहाँ पर दीक्षु जी ने भी कोट किया है, तो क्या ये हमारी मजबूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं या फिर अभी वहाँ पहुँचने में समय लगेगा? इट विल टेक टाइम. Very interesting question. Obviously, the process of implementing various solutions by government has started, but government alone can't give the full solution. It has to be partnered with community by creating awareness, by even training the kids in schools so that they know exactly how to behave with plastic. Because plastic you cannot substitute. There is no substitute for plastic, and plastic is the culprit. But what do I feel that somewhere in the framework, the real responsibility should also be given to the urban local bodies, municipalities, panchayats, wherein they should be provided adequate funding for creating the required infrastructure, either through government funding or through public-private partnership. And they should steer the activities of programs to process the unwanted plastic at their ULB level. I think that should be a directive, and we have UD department wherein we have Swachh Bharat Yojana, so they are all trying to achieve that. Having said that, the other part is plantation. So plantation is one of the very important factor which PMO has all taken care, and they have created a green credit program under IFCRE, which is based in Dehradun, wherein all the companies who are into infrastructure, mining and refining, whatever trees they are uprooting in forests for setting up their factories, double the amount of trees they need to plant. So green credit program will go a long way. There are 19 odd PSUs which already started MOUs, and I do believe a lot of land parcel has been provided to them. That will help all to create a required carbon offset. And going forward, this will also be an revenue generating area for citizens. So that way, if you look at primarily when I'm talking only about waste management and a smart city, I'm not putting other aspects. But yes, waste management particularly aimed at not only plastic, electronic waste, rubber,
tire, battery, aluminum cans, sanitary napkins, glass, textile. These are all coming slowly through EPR ambit by government, and there are enough EC measures been taken where the companies who are not following this mandate or not complying to CPCB norms will be penalized. दीक्षु जी, ये स्मार्ट सिटी की जो हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी, हम भले ही स्मार्ट सिटी में रह रहे हों, हम एक बड़े शहर में रह रहे हों, बट सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ख़ासतौर से बात जब विमेंस की होती है, लेट नाइट शिफ्ट्स की होती है. इस पर ध्यान देने की कितनी ज़रूरत है? हम काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर उसकी हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है? देखिए, सिटी स्मार्ट, सस्टेनेबल और सेफ जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो आई डोंट थिंक इट हैज़ द right ingredients or measures of being a livable city. So we have to see how are we making our cities more and more livable. अगर हम एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं तो एडवांसमेंट तो तभी आएगी ना कि हमारे जहाँ शहर हम रहते हैं वो उनका विकास हो रहा है, बट हमारा खुद का वहाँ पे लिवेबल एक्सपीरियंस बेटर हो रहा है. चाहे उसमें मैंने पोल्यूशन और लैक ऑफ वाटर वगैरह की बात करी है, बट सेम वे इट इज़ अबाउट सेफ्टी ऑफ विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, एंड फॉर दैट we are talking about creating, one of the aspects is how can they move in a city safely. तो अगर हम मेट्रो नेटवर्क्स की बात करें तो आज की डेट में मेट्रो स्टेशन आपका जहाँ पे है उसके बाद वहाँ से क्या उनका चलना सेफ है? साइड वॉक्स बने हुए हैं, जो पाथवेज होते हैं वो बने हुए हैं रोड के साइड पे, आर दे वेल लिट, एंड इज़ देयर अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आपके घर तक पहुँचा पाता है आगे तक, विच मीन्स बाकी बाहर के शहरों में अगर हम देखें जहाँ मेट्रो नेटवर्क है, मेट्रो से उतर के देयर हैज़ टू बी अ सस्टेनेबल मोड ऑफ रीचिंग टू योर हाउस, और वो चीज़ हमारे यहाँ पे लैकिंग है. इसीलिए एक तरफ तो मेट्रो नेटवर्क बन गया है, बट मेट्रो स्टेशंस के आसपास सबसे ज़्यादा केओस होता है क्योंकि वो वेल प्लान नहीं है वहाँ पे कैसे कनेक्टिविटी हो. और सेम चीज़ है कि हमारी जो रोड्स हैं अभी, मतलब हर बार न्यूज़ में सुनते हैं, अभी जो नोएडा का हादसा हुआ है वो जो यूथ एक मारा गया है, फॉर व्हाट काइंड ऑफ रीजन, दैट इज कंप्लीट एपैथी. मैं ये ऐड करना चाहती थी, इसमें आप मेरा सवाल सुन लीजिएगा, फिर दोनों का मैं चाहूँगी आप उस पर अपना जवाब दें. ये जो हुआ, जो इंसिडेंट बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, एक यंगस्टर, एक इंजीनियर हमने खोया, ये लापरवाही थी या वाकई हादसा था? इसे हादसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब यहाँ जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, एब्सोल्युटली ये लैक ऑफ ह्यूमन लाइफ है. हमारे यहाँ पे वैल्यू कहाँ है ह्यूमन लाइफ की? तो अगर इतने सालों से अगर आप उसका गहराई में जाके देखें हुआ क्या है, वहाँ पे वो पानी इकट्ठा ही कैसे हुआ है? ये बिल्डर्स की मनमानी नहीं है? अब बिल्डर को तो फटाफट जेल में डाला जा सकता है और लगता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट व्हाट अबाउट सिविक अथॉरिटीज़? उनकी नज़र में नहीं है कि इतने सालों से वो जगह जो एक्चुअली किसी कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए दी गई है, वो आज की डेट में एक डेंजरस वहाँ पे वाटर बॉडी क्रिएट हो गई है. और सिर्फ वाटर बॉडी ये नहीं कि भाई कोई गिर के डूब सकता है, उसमें जिस तरीके की हमारे साल भर में जब मॉनसून्स आती है, डेंगू आती है और इस तरीके की बीमारियां आती हैं, वो भी तो वहाँ पे हो रही हैं, उसकी वजह से हो रही हैं. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग विच आर बिकॉज ऑफ, आई वुड से, कंप्लीट लैक ऑफ सिविक एपैथी. एंड दी अथॉरिटीज़ जो वैसे तो चलान करने हर चीज़ के लिए आ जाती हैं, तो वो नहीं देख रही हैं कि यहाँ पे ये लैंड का मिसयूज़ हो रहा है एक तरीके से. और ये एक जगह नहीं है, अगर हम एनसीआर में ही देखें, ऐसे कितनी और जगहें आप सोच सकते हैं जहाँ कोई ना कोई या आधी अधूरी बिल्डिंग. मैं कई बार एमजी रोड पे जाता हूँ और हैरान हूँ देख के कि 20 साल पहले वो जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स तोड़ी गई थी बिकॉज ऑफ मे बी मिसयूज, वो बिल्डिंग्स 20 साल से वैसी आधी अधूरी गिरी पड़ी हैं. Now either they should be cleaned up and something else should happen there. So these kind of aspects, a common citizen can't do anything about it. Yes. ये तो अथॉरिटीज़ और जो भी ऑफिशियल्स इससे अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, उनको भी तो पूछा जाना चाहिए. ये there are no questions asked at that level. The only thing that happens is penalize a local person, maybe the landowner, maybe the developer, or maybe something else, और हम सोचते हैं उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. So that's not fair at all. अक्षय जी, इसी बात को आप आगे बढ़ाइएगा. मतलब इट्स लाइक कि वी आर वेटिंग कि अगला इंसिडेंट हो, अगला हादसा हो, तब हम उस पर बात करेंगे. अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और आपकी नज़र में इसका सोल्यूशन क्या है सर? फॉर
कॉमन मैन मेरे हिसाब से इसमें दो पार्ट है. पार्ट वन इज दी नेग्लिजेंस बाय द बिल्डर ऑब्वियसली, एंड सेकेंड इज the authority and related officials should have taken some action to ensure that the mall is not lying vacant for so long. Second, and which is very, very really frustrating, is the failure of the rescue agency. Having so many people there at the site with adequate equipments and everything, you couldn't even take away a guy for 1 hour, 2.5 hours. That is really stupidity of us. So there is no apathy for human life. I don't know the reason, but as a common man, I can say that it's pure failure of the rescue agencies involved in the process, who were present in the site but couldn't do so. Even today, after 5 days, they are taking out the vehicle. Forget about that life which has gone for 2 hours. You take 5 days time to take out a vehicle from a dump. लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आप ऐड और कीजिएगा. आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, लेकिन इन्हें रोकना बहुत ज़रूरी है, ये आगे ना हो इस तरह की कमियां. और जो आप भी कह रहे थे कि एमजी रोड और ऐसी तो पता नहीं कितनी सारी रोड्स हैं जहां पर हम देखते हैं कि खंडहर हो चुकी हैं बिल्डिंग्स, कुछ नहीं पता कब बनकर तैयार होंगी, लोग उनमें आकर कैसे रहेंगे, लोगों का पैसा तक फंसा हुआ है. सर ये सारी चीज़ें तो ऐसी हैं ना जिस पर हम बात करते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल पाता. Tightening the compliance norms and putting enough punishment in place will the right answer for that. That's as simple as that. दीक्षु जी, आपका कमेंट इस पर? आई वुड से कि जिन अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि वो वहाँ पे बिल्डिंग को अब तोड़ देना चाहिए, वही अथॉरिटी को उसके लिए फिर आगे भी देखना चाहिए ना कि उसकी रिहैबिलिटेशन ऑफ दैट स्पेस क्या करी जा रही है. और जहाँ तक कि आपने कहा ये खंडर कई आधी अधूरी बिल्डिंग्स बनी पड़ी हैं विच हैव बीन बिल्ट बाय डेवलपर्स और उन्होंने प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं किए, इसकी वजह से अब रेरा आया है, बाकी अथॉरिटीज़ भी बीच में आ रही हैं. बट आई थिंक इसका सल्यूशन तभी निकलेगा जब ये सब एक टाइम बाउंड मैकेनिज्म में हो. अदरवाइज एक प्रॉब्लम से निकल के एक अथॉरिटी फॉर्म करी जाती है और वो उसका चार्ज लेती है, लेकिन फिर उसका कोई टाइम लिमिट है नहीं. अभी भी जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, कई डेवलपर के प्रोजेक्ट्स जो टेक ओवर किए गए हैं या वहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स लगाए गए हैं या जो भी मैकेनिज्म तक पहुँचे हैं, उसका जो होम बायर को फ्लैट मिलना था वो कितनों को आज तक भी मिला है. सो जब तक ये पॉलिसीज़ नहीं होंगी कि एक टाइम के अंदर इनका सोल्यूशन निकाल के प्रोवाइड करना है, दे विल जस्ट कैरी ऑन. सो एक प्रॉब्लम से निकल के हम दूसरी प्रॉब्लम को ड्रैग ऑन करे जा रहे हैं, बट रिजल्ट तो वहीं का वहीं है ना. अच्छा, हम लोग शहर बना रहे हैं, हम लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, लोग उसमें रह भी रहे हैं, प्रॉब्लम्स की बात तो हम लगातार करते भी हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ भीड़ को मैनेज किया जा रहा है या असल में हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम इंडिया आगे और कैसे बढ़े उसकी हम बात कर रहे हैं, जो हम इकोनॉमी कैसे बूस्ट हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, हम उस पर काम कर रहे हैं या सिर्फ ज़रूरत भर का काम है? नहीं, काम जो हो रहा है आज की डेट में, नॉट जस्ट इन दिल्ली, बॉम्बे और मेजर सिटीज़ बट अक्रॉस द कंट्री, मैसिव प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन, मैसिव प्रोजेक्ट्स. बट उसमें मेरा सिर्फ एक जो सोच है कि एक है क्वांटिटी बनना, एक है क्वालिटी से बनना. तो कहीं ना कहीं काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है, दैट इज़ डन इन सच काइंड ऑफ टाइमलाइंस वेयर दोज टाइमलाइंस आर नॉट रियलिस्टिक. एंड उसका सबसे बड़ा विक्टिम कौन होता है? क्योंकि कैपेक्स तो आपने लगा दिया उसके ऊपर, लेकिन जो विक्टिम होता है दैट इज़ द क्वालिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ दैट प्रोडक्ट जो भी वो क्रिएट होता है, चाहे वो फ्लाईओवर है, चाहे ब्रिज है या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट है. तो आई थिंक इसका टाइम बाउंड रियलिस्टिक टाइम में ये क्रिएट होने चाहिए. एंड द अदर इशू विच आई थिंक इज अ सीरियस प्रॉब्लम विच नीड्स टू बी लुक्ड एट इज दैट मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन बिल्डिंग्स, आर बीइंग क्रिएटेड इन द EPC मॉडल, which is engineering, procurement and construction. Now that is not been a very successful model because all the responsibility is being handed over to a construction agency and वहाँ पे फिर जो quality में lack होता है या oversights होती हैं, वो चीज़ कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है उसके लिए. तो जो पहले प्रोजेक्ट्स का फॉर्मेट होता था जहाँ एक प्रोफेशनल है जो डिज़ाइन कर रहा है, एक प्रोफेशनल है जो उसको मैनेज या सुपरवाइज कर रहा है और तीसरी एजेंसी है जो कंस्ट्रक्ट कर रही है, वो मॉडल के अपने बेनिफिट्स थे. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सिर्फ टाइम को ना देखते हुए एज ए फैक्टर ये देखा जाए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है क्या वो करेक्ट मॉडल में तैयार हो रहा है और वो मॉडल हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरेबल देगा
लॉन्ग लाइफ देगा, इसकी मेंटेनेंस फ्रेंडली नेचर रहेगी, या अभी जैसे आप कई प्रोजेक्ट्स का सुनते हैं कि वो बनते हैं और साल 2 साल के अंदर ही या पहली मॉनसून में ही उनमें मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये चीज़ भी एक इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तैयार हो रहा है, दैट्स वेरी कमेंडेबल, बट साथ में मैं कहूँगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्वालिटी का भी तैयार होना ज़रूरी है। क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी यही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोसाइटी की बात करते हैं तो कई बार यहाँ सिर्फ बिल्डर की बात नहीं हो सकती, वहाँ पर जो आकर रहने वाले हैं लोग, हमारी जिन लोगों से हमारी सोसाइटी बनती है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, इन्हें एक साथ लाना चैलेंज है अभी भी, और इसीलिए शायद इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। Yes, I think they should contribute primarily at source segregation as a conscious or environment-friendly citizen of this country. Primary, only. Second is, मैं एक चीज़ भूल गया था लास्ट टाइम बताने। इंडिया में करीब रोड नेटवर्क की स्टैटिस्टिक्स है 63 लाख किलोमीटर्स। तो टिपिकली गवर्नमेंट हैज कम आउट विद सम सर्कुलर कि आप बिटुमेन के जगह में 8 to 10% प्लास्टिक वेस्ट यूज कर सकते हैं फॉर नो अलोंग विद बिटुमेन। अगर वो भी गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर दे तो थिंक अबाउट 63 लाख इंटू इवन 10 kgs, 15 kgs of plastic going as a maintenance or laying on a road construction. That itself will eradicate the entire MLP negative impact in the whole country. But government एक ही सर्कुलर अभी निकाले कि cities or towns with 5 lakh and more potential population, it is mandatory for them to use plastic to the extent of 8 to 10%. But उसको अगर ठीक से implement किया जाए, that will help a long way, you know, to reduce plastic pollution in cities and tier 2 towns. सर, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है ये, लेकिन मेरे पास क्योंकि वक्त की कमी है तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप दोनों का इस मंच पर आने के लिए, और आपने इतने अच्छे अपने आइडियाज़ बताए, अपने जो आपकी सोच है कैसे बेहतर भविष्य हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, उस पर अपनी राय रखी। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. Thank you.